खोड़े गाँव पर वाकई में ये मसला है क्या। 1970 के टाइम पे ये खान जो थी वो बंद हो गई थी। जब खान बंद हो गई तो खान के लिए जो मज़दूर काम कर रहे थे तो मज़दूरों ने वहीं पे बसना शुरू कर दिया था। मैं मानती हूँ कि ये अरावली के क्षेत्र पे बसे हैं पर कब्जा नहीं किया है। हर इंसान के पास अपना GPA है प्रॉपर्टी का, या पंचनामा है, या किसी ना किसी तरीके का एक प्रूफ है। जिस गाय बड़ा गाय हमारे गाँव हमारे देश में तो बेटी होने से ज़्यादा अच्छा है कि एक गाय हो जाए कोई। प्रधानमंत्री का जो नारा था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो क्या खोड़ी गांव की झुग्गी इस देश की झुग्गी नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या खोड़ी गांव में नहीं लगता? इन लोगों की हालत तो इस तरीके से कर दी कि ना 3 में है ना 13 में है। अगर आज एक गली में 10 मकान है कि 20 मकान है, ना तो वीडियोग्राफी कराई, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मकान किसका था किसका नहीं था? सो कॉल्ड प्रशासन अगर इतना ही एक्टिव है तो उसी प्रशासन को ये भी कहा जा सकता था कि 10 हफ्ते के अंदर सबसे पहले सर्वे करवाइए, हर एक गली की वीडियोग्राफी कराइए, हर एक गली का सर्वे करा के कि स्टेटस रिपोर्ट बना के सबमिट करिए, उसके बाद 6 हफ्ते में इस कॉलोनी को तोड़ दीजिए। कैसा खोड़ी गाँव पर वाकई में ये मसला है क्या, इसकी तह पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत टाइम पहले 1970 से काफ़ी 30-40 साल पहले यहाँ पे माइनिंग हुआ करती थी, पत्थर निकला करते थे खान में से। तो 1970 के टाइम पे ये खान जो थी वो बंद हो गई थी। जब खान बंद हो गई तो खान के लिए जो मज़दूर काम कर रहे थे तो मज़दूरों ने वहीं पे बसना शुरू कर दिया था, वो कहीं पे भी नहीं गए। इसके बाद इस ज़मीन पे भूमाफियाओं की नज़र पड़ी तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस ज़मीन के प्लॉट काट के बेचे जाए। तो उन्होंने जो वाकई में बहुत गरीब जनता थी, लाचार जनता थी, किसी को लाख में, किसी को 2 लाख में, जो जैसे में आया उस तरीके का तिलक निकाल के उन्होंने वो ज़मीन को बेच दिया गया। धीरे धीरे करके जो खोड़ी गांव में कुछ ही घर थे वो सैकड़ों हज़ारों का रूप लेते गए और आज वहाँ पे कम से कम ना करते करते भी 1.25 लाख से ऊपर की आबादी है। ये खोड़ी गांव वही खोड़ी गांव है जो हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर पे पड़ता है। ऐसे में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसका कुछ हिस्सा दिल्ली में भी आता है, जिसे चुंगी नंबर 2, 2.5, चुंगी नंबर 3 स्थानीय भाषा में जाना जाता है, लाल कुआं के नाम से जाना जाता है, पुल पैलादपुर एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। और वहीं ये मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि PM माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना आई थी। जिस समय दिल्ली के इलेक्शन आने वाले थे तो उन्होंने दिल्ली के वोटरों को लुभाने के लिए एक योजना लेकर आए थे जिसका नाम उन्होंने PM उदय योजना रखी थी। और PM उदय योजना स्पेशली दिल्ली वालों के लिए आई थी जो अनऑथराइज कॉलोनीज थी उनको रेगुलराइज करने के लिए। ऐसे में वहाँ पे 3 कॉलोनी हैं जो PM उदय के अंडर आई थी। कॉलोनी नंबर 1483, 1484, 1485 A and B। जब ये 3 कॉलोनी PM उदय के अंदर आती है तो कैसे हरियाणा सरकार उन घरों को तोड़ सकती है? मैं मानती हूँ कि ये अरावली के क्षेत्र पे बसे हैं पर कब्जा नहीं किया है। हर इंसान के पास अपना GPA है प्रॉपर्टी का, या पंचनामा है, या किसी ना किसी तरीके का एक प्रूफ है जिससे वो आपको ये साबित कर सकते हैं कि उन्होंने कब्जा नहीं किया है, वो लैंड खरीदी है। अगर उन्होंने ये लैंड खरीदी है और वहाँ पे कब्जा नहीं किया है तो ऐसे में उनका घर तोड़ना बिना किसी पुनर्वास के, ये तो पाप ही नहीं महापाप है, महा अन्याय है। ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये वही खोड़ी गांव है जहाँ पे लगभग 10 से ऊपर मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है। खैर इन्होंने गुरुद्वारा को तो तोड़ा ही नहीं, अभी तो मिट्टी में मिला दिया। शायद सिखों से और सरदारों से कुछ एलर्जी रही हो, और एलर्जी क्यों भी ना रही हो क्योंकि वो गुरुद्वारा था जिसने लोगों को फ्री में लंगर चखाया, जहाँ पे लंगर के थ्रू लोग अपना पेट भर लेते थे मकान टूटने के दर्द के बाद भी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस गुरुद्वारा को ही सबसे पहले हटाया जाए। ना तो अगर ये चाहते तो सबसे पहले एक सर्वे किया जाता। ऐसा तो था नहीं कि हेवंस आर गोइंग टू फॉल ऑन दिस अर्थ, ये बिल्कुल नहीं था कि स्वर्ग तो नहीं टूट के गिरने वाला था ना। तो क्यों इनका एक सर्वे नहीं कराया गया? क्यों MCF नहीं बैठी? दिल्ली गवर्नमेंट को भी बैठना था, हरियाणा गवर्नमेंट को भी बैठना था, वन विभाग बैठता, टूरिस्ट डिपार्टमेंट बैठता, यहाँ से DDA भी बैठता, मिल के अपनी पहले बॉर्डर डिसाइड करते कि ये एरिया दिल्ली का है, ये एरिया हरियाणा का है, बिना बॉर्डर डिसाइड करे। जो 1987 में जाली लगाई गई थी, काले कलर की जाली है जो अमूमन आपको खोड़ी गांव में देखने को मिलेगी। अगर आपको देखना है तो दुर्गा डेयरी के जो पास में गली जा रही है तो जो सामने दीवार आ रही है उसके पास उसका जाली का एक हिस्सा अभी भी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं।
तो क्यों 1987 की जो वो जाली थी, उस जाली को ना मानते हुए हरियाणा सरकार लगभग 40 मीटर दिल्ली की बॉर्डर में अंदर घुस के फिर तोड़ाफोड़ी कर रही है और वहाँ के घर जो वो डिमोलिश कर रही है। क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को चुप्पी साध के बैठना चाहिए? क्या यही वो वक्त है जहाँ पे प्रधानमंत्री का जो नारा था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो क्या खोड़ी गांव की झुग्गी इस देश की झुग्गी नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या खोड़ी गांव में नहीं लगता? इन लोगों की हालत तो इस तरीके से कर दी है कि ना 3 में है ना 13 में है। जाए तो जाए कहाँ? हरियाणा सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल जी के पास जाएं तो वो कुछ इस मामले पे बोलना नहीं चाहते। केंद्र सरकार तो इस मामले को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर चुकी है। उनको दिल्ली के वोटर्स के वोट लेने थे, उनको लुभाना था, तो पीएम उदय ले आए। उसके बाद पीएम उदय क्या, उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो जो 3 कॉलोनियाँ टूट गई है, ना डीडीए उनका संज्ञान ले रहा है कि डीडीए की लैंड कौन सी है। ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे? कुछ लोगों की हालत तो इतना बुरी है कि वो अपने ही घर के मलबे पे दिन रात वहीं पे बिना खाने के, उनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है। अगर कोई इंसान उनकी मदद करना चाहता है, चाहे लीगल वे से हो चाहे खाने के माध्यम से हो, तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती, जैसे उन्होंने मेरी गिरफ्तारी करी थी। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के सारे ग्राउंड्स गलत थे। मेरा नाम एक पप्पू प्रधान के साथ जोड़ा गया, जिस इंसान को मैंने कभी देखा नहीं है, कभी मैंने उससे बात नहीं करी है, और मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया कि मैं पप्पू प्रधान के साथ घूम के स्टे का पर्चा बांट रही हूँ। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप बिना किसी सबूत के किसी पे भी जो है इल्ज़ाम लगाएंगे और उसको उठा के ले आएंगे। आप ये मान के चलिए, अगर सरकार को कानो कान खबर नहीं होता तो वहाँ पे सरकारी स्कूल कैसे आता, वहाँ पे बिजली का बिल कैसे आता, वहाँ पे पानी का बिल कैसे आता, वहाँ पे क्यों भीमराव अंबेडकर साहब का पार्क बनाया जाता है? सरकारी पार्क है, सरकारी आधार कार्ड है, क्या आधार कार्ड मान्य नहीं है? क्या वोटर आईडी मान्य नहीं है? क्या पासपोर्ट मान्य नहीं है? क्या पैन कार्ड मान्य नहीं है? उसी एड्रेस पे इनका सब कुछ वैलिड हुआ है, उसी एड्रेस पे सब कुछ आया है। बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है, आज का नहीं 10 साल का नहीं। मैं ये बात आपको बता रही हूँ, कई परिवार ऐसे हैं जो पिछले 30 40 सालों से उस एड्रेस पे रह रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें स्टेप इन करके या तो इसे लीगलाइज करे, नहीं तो इनको रिहेबिलिट करे। तोड़ना ही था तो तोड़ने की जितनी जल्दी इन्होंने करी है, क्या उतनी जल्दी पुनर्वास की नहीं हो सकती थी? उतनी ही गति से पहले पुनर्वास करवाते, लोगों का सर्वे करते, उनको आइडेंटिफाई तो करते कि एक गली में कितने मकान हैं। क्या तोड़ने के बाद, मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ, मैं आज मीडिया बंधुओं से जानना चाहती हूँ कि अगर आज एक गली में 10 मकान है कि 20 मकान है, ना तो वीडियोग्राफी कराई, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मकान किसका था किसका नहीं था? ऐसे में जो ये 1400 घर, क्योंकि इनके पास हरियाणा सरकार के पास आगे और पीछे देने के लिए मात्र 1400 घर है, इसलिए इन्होंने वीडियोग्राफी भी नहीं कराई। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो पहले इन लोगों को सारे मकान तोड़ दो, तो ये भी पता नहीं पड़ेगा कि कौन रहता था कौन नहीं रहता था। कई लोग अपने जहाँ से वो प्रवासी मजदूर आए थे, झारखंड बिहार, वो वहाँ पे जाना चाहते हैं वापस, उनके पास जाने का कोई साधन नहीं है। और शर्म की बात तो ये है कि जो टेम्परेरी शेल्टर के नाम पे इन्होंने राधा स्वामी सत्संग में सब लोगों को भेजा जा रहा है, क्या वहाँ पे सारे सामान उनके लेके जा रहे हैं? गाय बड़ा गाय हमारे गाँव, हमारे देश में तो बेटी होने से ज़्यादा अच्छा है कि एक गाय हो जाए कोई। अगर गाय का इतना ही महत्व है तो खोड़ी गांव की गाय है ही नहीं। खोड़ी गांव के ना तो इंसान है, ना गाय पशु जो भी है वहाँ के पालतू जानवर, वो जानवर है ही नहीं। कई लोगों ने अपनी 5-5, 10-10, क्योंकि गाय एक उनके लिए कमाने का साधन है, जरिया है, जिससे वो दूध बेच के कमाते थे। ऐसे में कई लोग अपनी गायों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनकी गायें, आप गांव में जाइए, ऐसे ही भटक रही है, फिर रही है, क्या करें वो भी। केजरीवाल सरकार, मुझे लगता है कि अपने आप को गरीबों का मसीहा उसी वक्त बताते हैं जब इलेक्शन आने वाला होता है, या फिर उन्हें अपनी कोई बात कहनी होती है। ठीक है, आप अपने आप को गरीबों का मसीहा बता रहे हैं तो उसको 365 दिन बताइए। ईद के चांद की तरह बन के वोटर के वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, हम गरीबों का मसीहा, हम फ्री में बिजली, फ्री में पानी। केजरीवाल गवर्नमेंट ने तो वहाँ पे फ्री का राशन बांटा है जी, वहाँ पे ई कूपन है सबके। हाँ, वहाँ पे सबके पास अपने पास ई कूपन है। अब ऐसे में वो लोग कहाँ जाएंगे? अब केजरीवाल सरकार उनकी सुध नहीं लेना चाहती है। क्यों? क्योंकि इनको केजरीवाल सरकार अगर सुध लेती है तो केजरीवाल सरकार को भी टेम्परेरी शेल्टर देना होगा, उनके लिए व्यवस्था पुनर्वास की करनी पड़ेगी।
और उन लोगों का क्या होगा जिनके पास में दिल्ली और हरियाणा दोनों के प्रूफ नहीं है, आज भी अपने ही जहाँ से वो आए हैं, चाहे झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, वहीं के उनके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, और वो लोग वहाँ पे वोट देने भी जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को तो ये भी सोचना चाहिए था कि इनको ठीक है हटाना है तो हटा दीजिए, डिमोलिश कर दीजिए। क्या 6 हफ्ते जब डिमोलिशन का टाइम दिया था, प्रशासन इतना ही एक्टिव है, हमारा सो कॉल्ड प्रशासन अगर इतना ही एक्टिव है तो उसी प्रशासन को ये भी कहा जा सकता था कि 10 हफ्ते के अंदर सबसे पहले सर्वे करवाइए, हर एक गली की वीडियोग्राफी कराइए, हर एक गली का सर्वे करा के स्टेटस रिपोर्ट बना के सबमिट करिए, उसके बाद 6 हफ्ते में इस कॉलोनी को तोड़ दीजिए। क्या ऐसा हुआ? पहले ये कह रहे हैं तोड़ दो, उसके बाद वीडियोग्राफी बनाओ। किसकी वीडियोग्राफी बनाएंगे? अपनी खुद की बनवा ले। ना तो वहाँ पे मकान है ना लोग हैं, तो किसकी वीडियोग्राफी बनाएंगे? उसकी क्या प्रूफ उस प्लेन जगह का, उस प्लेन सरफेस पे क्या प्रूफ कर देंगे अब वो वीडियोग्राफी और स्टेटस रिपोर्ट में? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात करें तो ओल्गा टेरिस की जजमेंट रीड आउट करती है जो बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे के मामले में आया था कि मानसून के टाइम पे कभी भी डिमोलिशन ड्राइव नहीं हो सकती है। तो ऐसे में क्या अभी मानसून नहीं है? क्या 1 महीना या 2 महीना सुप्रीम कोर्ट नहीं रुक सकती थी? क्या ये कोरोना की तीसरी वेव जाने तक हम नहीं रुक सकते थे? यूएन के कहने के बावजूद और यूनाइटेड नेशन के कहने के बावजूद भी